हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर की प्रिपरेशन में घटना चक्र के जो हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं उसमें आज सेट 4 है और ये हमारा कौन सा है, कंपल्सरी पेपर है, यानी कि पेपर 1 जिसमें जीएस, जीके, रीजनिंग ये सब देखने को मिलेगा। इससे पहले हम 3 सेट जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग को अगर वो देखना हो तो ऊपर आई बटन में जाइएगा, वहाँ से आपको तीनों की लिंक मिल जाएगी। इसमें टोटल 20 सेट्स हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट उसमें बताया था 20 सेट्स हैं और ये सारे हम कराएंगे। इससे बेफिक्र रहिए कि ये बीच में हम छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, 20 सेट पूरे करवाएंगे। इसके साथ जीएस की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे। तो देखिए ये कलिंग नरेश थे, खारवेल जिनका नाम था, ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड थे। तो इसमें कई सारी डायनेस्टीज़ दी हैं, तो इसके किससे थे, चेदी से रिलेटेड थे। ठीक है, चेदी डायनेस्टी के ये किंग थे। अब देखिए और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर खारवेल की अगर बात आई है तो देखिए खारवेल से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो किंग है इनका हमें इनके बारे में किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो देखिए अगर हम इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो हिस्ट्री में कई सारे एविडेंस मिले हैं पुराने, उससे जो मिलते हैं उन्हीं से हम एज्यूम कर पाते हैं कि प्रीवियस पीरियड में क्या क्या हुआ था, कौन किस टाइम राजा था, ये सब चीज़ें हम लोग तभी पता लगा पाते हैं। तो इंस्क्रिप्शन की बात करें और किंग की बात करें कौन किससे रिलेटेड है, तो इससे मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए खारवेल जो किंग के बारे में पता चलता है वो हमें पता चलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। उसके बाद इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे एक होता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। तो उससे हमें किसका पता चलता है, समुद्रगुप्त का पता चलता है, ये भी पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है वो उससे किस किंग का पता चलता है, तो वो रुद्र दमन। ठीक है, रुद्र दमन। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शन हैं जो बहुत बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं, गौतमी पुत्र का है सप्तकर्णी, तो इस टाइप के हैं। तो उनकी एक पूरी लिस्ट है, तो वो आप गूगल से देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, यानी कि लास्ट रेनी सीज़न कहाँ गुजारा था। देखिए बुद्धिज़्म से काफ़ी जैनिज़्म से क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर हम यहाँ पर एक एक ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए लोकेशन बुद्धिज़्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर चीज़ हर स्टेप इनका अलग जगह पे हुआ, तो वो काफ़ी पूछा जाता है। तो देखिए अगर हम श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में इनका सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड चला, सबसे ज़्यादा लंबा टाइम इन्होंने यहाँ पे गुजारा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप श्रावस्ती टिक कीजिएगा। और इसके अलावा वहाँ बोध गया में इनको क्या हुआ था, इनलाइटमेंट हुआ था, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अगर हम कहें तो। और जो इन्होंने लास्ट रेनी सीज़न गुजारा है वो वैशाली में गुजारा है, तो इसका राइट आंसर वैशाली है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, वा से वर्षा ऋतु हिंदी वाले देख लें और वा से वैशाली। ठीक है, तो इससे रिलेट करके आपको याद रह सकता है। उसके बाद कुशीनगर की हम बात करें तो इनकी डेथ हो गई थी, कुशीनगर में डेथ हुई थी, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और सारनाथ में इन्होंने फर्स्ट सेरेमन जो दिया था, फर्स्ट अपना लेक्चर या भाषण कहें तो इन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो एस से सारनाथ, एस से सेरेमन। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, वैशाली में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शेरशाह को दफनाया गया था। देखिए शेरशाह के बारे में अगर हम बात करें तो शेरशाह की बैटल जो हुई थी इंडियन रूलर्स के साथ वो हुई थी हुमायूं के साथ। बैटल ऑफ कन्नौज जो बैटल ऑफ चौसा जो हुई थी, चौसा 1-2, ये किसके साथ हुई थी, हुमायूं के साथ हुई थी। और शेरशाह का एक किला था जिसका नाम था कालिंजर। ठीक है, कालिंजर सिटेडल जो था वो शेरशाह का था। तो इसी में ये बारूद यहाँ पर था और बारूद दीवार से टकरा के वो बर्न कर जाता है, तो यहाँ पर शेरशाह की डेथ हो जाती है, शेरशाह सूरी। और ये एक अफ़गानी किंग था जो यहाँ पर आया था। तो इनका इनको जो दफनाया गया था वो बिहार में सासाराम में दफनाया गया था, इसे याद रखिएगा। अगर स्टेट पूछा जाए तो बिहार है, और अगर
सासाराम पूछा जाए तो ये ऑप्शन में हो तो सासाराम टिक कीजिएगा, रोहतास भी जिसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। देखिए इससे पहले क्या हुआ था कि कभी किंग खुद जो है खुद को टाइटल दे देता था और कभी पब्लिक देती थी, तो उनके पूर्वजों से ये सब चीज़ें चलती आ रही थी। तो बाबर ने जो सबसे पहले बादशाह की उपाधि ली थी अपने, तो किस के बाद ली थी, काबुल में ली थी, क्योंकि काबुल में क्या हुआ था, काबुल में बैटल जब हुई थी तो उसमें इसकी विजय हुई थी, यानी कि ये जीता था, विनर था। तो उसके बाद इसने खुद को बादशाह की उपाधि दे दी थी, टाइटल दे दिया था। इससे पहले इसके पास मिर्ज़ा टाइटल था, तो मिर्ज़ा का टाइटल हटाकर इसने बादशाह का टाइटल ले लिया था, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट होगा ये किसने नाम दिया था 1857 को, ये वीडी सावरकर ने दिया था, ठीक है। इसके अलावा एक और है कि इसमें इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसके बारे में आगे आएगा इसी से रिलेटेड, तो वहाँ पर हम बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा, इसमें कई सारी चीज़ें इस क्वेश्चन से हम बताएंगे। पहले हम बताएंगे BHU के बारे में। देखिए BHU जो है यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो वो हुआ था 1916 में हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ईयर। उसके बाद कौन इसका फाउंडर था, तो इसके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय, ठीक है, MMM मदन मोहन मालवीय इसके फाउंडर थे BHU के। तो ये तीन क्वेश्चन जो हैं ये BHU से आते हैं। और एक ये आ गया है कि पहला इन्होंने महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण इंडिया में कहाँ दिया था, तो इंडिया में कहाँ दिया था, यहीं पर दिया था, ठीक है, यानी कि ये कहाँ पर है, BHU कहाँ पर है, वाराणसी में। तो फर्स्ट इनका जो लेक्चर था ये इन्होंने इंडिया में वाराणसी में दिया था, महात्मा गांधी ने इसी ओकेजन पे दिया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो देखिए 1946 के जो कैबिनेट मिशन आया था 24 मार्च 1946 को आया था। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर इंडिया में जो है, इंडिया में एक इंडिया सेक्रेटरी था जिसका नाम था पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस था, इंडियन सेक्रेटरी था। 1945 में क्या हुआ था, 1945 में क्या हुआ था कि ब्रिटिश कैबिनेट जो है उसको सत्ता मिल गई थी, ब्रिटिश कैबिनेट को सत्ता दे दी गई थी कि यहाँ पर अब चलाओ, ठीक है, हम लोग चले। तो 1945 में सत्ता तो ले ली थी, लेकिन अब ये था कि इंडियंस के अकॉर्डिंग सब कैसे चलाना है, कैसे रूल करना है, कैसे लॉज बनाने, क्योंकि सब कुछ इतना अजीब हो गया था, रूल्स वगैरह, तो सब अब हम लोग के हिसाब से होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन हुई, तो इंडियन सेक्रेटरी एक था पैथिक लॉरेंस, इसने क्या किया, एक कमेटी बुलाई दिल्ली में, ठीक है। तो ये कमेटी आई 24 मार्च 1946 को, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। तो वो कमेटी आई और उसमें कौन कौन था, एक तो ये था, उसका नेतृत्व किसने किया था, यानी कि उसका अध्यक्ष कौन था, उसका अध्यक्ष था ये पैथिक लॉरेंस था, इसी ने नेतृत्व किया था। तो इस कमेटी में और 2 मेंबर और थे, एक थे AV अलेक्जेंडर थे, ये सब नाम जो हैं ये याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। AV अलेक्जेंडर थे और दूसरा जो मेंबर था उसका नाम था, ठीक है, उसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, कौन 3 थे, पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये कौन था, ये इंडियन सेक्रेटरी था, इसने बुलाया था कैबिनेट मिशन को यहाँ पर दिल्ली में 24 मार्च 1946। इसमें 2 मेंबर और थे, AV अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स, इतना समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद ये जो कमेटी हुई थी, इसके बाद मीटिंग हुई और इन्होंने जो डिसीज़न लिए वो 2 सजेशन दिए कि एक तो इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए, यहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए, जैसे हिंदी में कहते हैं अंतरिम सरकार, जैसे कहते हैं अंतरिम सरकार बननी चाहिए। और सेकंड उनका सजेशन था कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, यानी कि संविधान सभा का फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद आगे फर्दर फिर धीरे धीरे वो असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पे काम होना शुरू हो गया। तो इस तरह से इसका कुछ ये सब पूरी मैटर हुआ था। तो यहाँ पर ये है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो नेतृत्व किया था पैथिक लॉरेंस ने। और उसमें कौन कौन थे मेंबर्स, AV अलेक्जेंडर थे और स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है।
तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में यानी कि जेल जिसे कहते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। देखिए इसमें हम थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी दोनों टर्म्स लेके चल रहे हैं ताकि दोनों मीडियम वाले देख सकें यहाँ आराम से। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी ये किस वजह से दी गई थी, तो एक कांड हुआ था काकोरी कांड यानी कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, तो जो काकोरी केस हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये तो गोरखपुर में हुआ था और राम प्रसाद बिस्मिल को यहीं पर फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ था, टोटल 29 मेंबर्स इंडियन मेंबर्स थे जिनको पकड़ा गया था और उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे और भी कई सारे थे। तो स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा तो ये पूछे जाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी और अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद में दी गई थी। ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है आलू, सनई, गन्ना, चना। देखिए हरी खाद क्या होता है पहले इसे समझते हैं, यानी कि ग्रीन फर्टिलाइज़र। ठीक है, ग्रीन फर्टिलाइज़र ये क्या होती है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे खेत जो होते हैं हमारे, तो इसमें हम लगातार जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, हर बार उगा रहे हैं फिर वो काट रहे हैं फिर उगा रहे हैं, तो लगातार जो प्रोडक्शन करते करते तो इनकी जो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, वो कम होने लगती है। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, डिक्रीज़ होने लगती है। इसके लिए क्या करते हैं कि बीच में जैसे मान लीजिए एक फसल हमारी हो गई पूरी, अब हम क्या करेंगे, ग्रीन फर्टिलाइज़र जो होंगे उनको यहाँ पर उगा देंगे। तो उसके लिए क्या होते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल होती हैं, जैसे कुछ नाम होते हैं, जैसे एक सनई होता है जिसमें ऑप्शन में दिया है, एक होता है मूंग, एक होता है उड़द। तो इस टाइप से कुछ होती हैं फसलें जो उगाई जाती हैं जिसकी वजह से बीच बीच में इसकी प्रोडक्टिविटी बेहतर बनी रहती है, अच्छी बनी रहती है। इनको जब हटाएंगे तो उसके बाद हम कोई भी अगर फसल आगे फर्दर करेंगे ग्रो, तो वो अच्छे से प्रॉपर सॉइल काम करेगी। तो इस तरह से होती है। तो इसमें कौन सी सबसे अच्छी उपयुक्त फसल है, तो वो है सनई, इसे याद रखिएगा। तो ये ग्रीन फर्टिलाइज़र इन्हें कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि क्रेडा अवस्थित है, कहाँ पर है, तो देखिए क्रेडा का हिंदी में तो हो गया, इंग्लिश में अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, देखिए कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है। अब है नेक्स्ट, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। देखिए जो हमारे फ्रूट्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, तो आजकल क्या हो रहा है कि उनको क्रॉस करा के भी बनाए जाते हैं नए नए अलग, जैसे आम की कितनी सारी स्पीशीज़ होती हैं, ऐसी बहुत सी सब्जियों की भी होती है, दालों की भी होती है, तो वो अलग अलग स्पीशीज़ होती है तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो बहार जो है वो स्पीशीज़ है अरहर की। अरहर की दाल यूपी में बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है, बहुत पसंद की जाती है। तो याद रखिएगा बहार किसकी है, अरहर की एक स्पीशीज़ है, प्रजाति है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए इंडिया है, इंडिया में क्या है, इधर केरला है, इधर तमिलनाडु है, तो कुछ इस तरह से है। तो वेम्बनाड झील जो है ये केरला में मिलती है देखने को। और इसके अलावा और भी कई सारी लेक्स होती हैं केरला में, सुना होगा, एक अष्टमुडी लेक होती है, अष्टमुडी है, और एक पेरियार लेक है। पेरियार तो सुना होगा क्योंकि ये नेशनल पार्क में भी नाम आता है पेरियार। तो पेरियार है, अष्टमुडी है, और तीसरी कौन सी है, वेम्बनाड। ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए बार बार पूछी जाती हैं। ये कहाँ पर है, केरला में है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में यहाँ पर बहुत फेमस लेक है जिसका नाम है पुलिकट। ठीक है, पुलिकट। ठीक है, ये कहाँ की है, तमिलनाडु की है। इसी तरह से पुलिकट एक और साउंड करता है लोकटक। तो लोकटक और पुलिकट में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसलिए हम उसको भी बता देते हैं। तो लोकटक जो है वो कहाँ पर है, वो मिज़ोरम में है, मिज़ोरम में है। ठीक है, इससे याद रखिएगा, सॉरी मिज़ोरम नहीं, मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक जो है वो मणिपुर में है और पुलिकट कहाँ की है, तमिलनाडु की है। और केरला की अष्टमुडी, पेरियार और वेम्बनाड लेक्स हैं। ये कुछ लेक्स हो गई हैं इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचने को किस नियम के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आपने ये इकोसिस्टम में ये पढ़ा होगा, यहाँ पर ये क्या होता है, पूरा एनर्जी लेवल बनाते हैं इस तरह से। तो कंज्यूमर होता है, फिर फर्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है,
फिर कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर होता है, ये फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर होता है। तो इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रोड्यूसर में तो ग्रास होती है, ठीक है, और प्राइमरी कंज्यूमर में कौन होता है, टिड्डी होती है यानी कि ग्रास हॉपर होती है, और सेकेंडरी में कौन होता है, फ्रॉग होता है, सेकेंडरी में फ्रॉग होता है, टर्शरी में कौन होता है, फ्रॉग को कौन लेगा, स्नेक। इसके आगे भी होता है, स्नेक कौन ले जाएगा, वल्चर या गिद्ध कह सकते हैं, वो ले जाएगा। तो इस तरह से बनता जाता है हायरार्की। तो ये क्या है कि एक इसमें अगर एनर्जी का हम देखें तो एनर्जी का एक रूल चलता है जिसे कहते हैं 10% का रूल। 10% क्या होती है कि 10% एनर्जी कम होती जाती है। देखिए ये इसमें इसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है, एनर्जी सोर्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सोर्स होता है सन, ठीक है। सन है तो ये ग्रीनरी जो होती है ये अपना फूड बनाती है, सन की प्रेजेंस में जो फूड बनाती है यहाँ से इसे मेन एनर्जी मिलती है। फिर इसको कौन खाता है, इसको ग्रास हॉपर खाता है, ठीक है। तो कुछ एनर्जी इसमें जाएगी, तो कितना जाएगी, इसका 10% जाएगी सिर्फ। और फिर ये जब खाता है, जब इसको फ्रॉग ग्रास हॉपर को खाएगा तो उसका 10% एनर्जी उसमें जाएगी। तो इस तरह क्या होता है, एनर्जी लेवल जो होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है, डिक्रीज़ होता जाता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, सेकेंडरी टर्शरी जाता है, तो वो एनर्जी लेवल कम होता जाता है। तो ये कौन सा रूल होता है, ये 10% का रूल होता है एनर्जी के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। अभी हमने बताया था कि एक इकोसिस्टम में जो है एनर्जी का जो प्राथमिक स्रोत होता है यानी कि प्राइमरी सोर्स जो होता है वो सन होता है, ठीक है। सन से ही इस एनर्जी स्टार्ट होती है मिलना, तो इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य द्वारा भारत में 4 मठ स्थापित किए गए थे, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर उन्होंने मठ स्थापित नहीं किया था। देखिए इनके 4 मठ जो पॉपुलर हैं वो है कहाँ कहाँ, जोशी मठ, श्रृंगेरी, द्वारका, ये 3 तो हैं। वाराणसी नहीं है, वाराणसी में इनका मठ नहीं था। इसमें जो एक ऑप्शन में नहीं है वो है पुरी, जिसे कहते हैं जगन्नाथपुरी कहा जाता था। तो देखिए पुरी जो है, पुरी भी है 4th नंबर का, जोशी मठ, श्रृंगेरी, द्वारका, पुरी, ये 4 इनके मठ यहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं। वाराणसी में इनका कोई मठ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य का प्रमुख पर्व है। तो देखिए पोंगल जो फेस्टिवल होता है वो कहाँ होता है, ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और ये कब होता है, ये हार्वेस्टिंग के टाइम होता है, ठीक है, जब फसल कटती है तब होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मकर संक्रांति के टाइम पे होता है, खिचड़ी बनाया जाता है, यूपी में नॉर्थ साइड में खिचड़ी बनाया जाता है मकर संक्रांति के टाइम पे। उसी तरह तमिलनाडु में क्या होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। एक पोंगल, तमिलनाडु का पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए तमिलनाडु से रिलेटेड पी से 2 चीज़ें अभी हमने बताई है, एक पुलिकट लेक बताई थी, याद रखिएगा, पुलिकट लेक बताई थी, और ये पोंगल फेस्टिवल बताया सेकेंड, ठीक है, तो अब भूलेंगे नहीं। उसके बाद देखिए एक तो ये तमिलनाडु हो गया, इसी तरह एक पोंगल की तरह एक साउंड करता है ओणम। ओणम जो होता है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। देखा होगा उसमें बाकी मूवी में, उसमें जाते हैं, पूरी लंबी सी बोट होती है, कंपटीशन होता है, तो वो सब चीज़ें होती हैं, इसमें कई सारे कंपटीशन रखे जाते हैं। तो ये ओणम जो है ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे केरला में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है। अभी हमने बताया था 1857 को इन्होंने फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम कहा किसने, वी डी सावरकर ने। और ये बुक एक लिखी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इन्होंने बुक भी लिखी, वी डी सावरकर ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखिए दालों का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में, अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश है यानी कि एमपी। उसके बाद है राजस्थान, ठीक है, उसके बाद है यूपी हमारा कितने नंबर पे है, 3rd नंबर पे। तो ये कुछ सीक्वेंस है। तो देखिए दालों की अगर हम बात करें तो 1st नंबर पे कौन प्रोड्यूस करता है, एमपी करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। देखिए एयर पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन की। तो देखिए स्मॉग ये है एयर पॉल्यूशन का,
एसिड रेन ये भी एयर पोल्यूशन का है। इस क्यों? क्योंकि इसमें गैसेस होती हैं, कौन से? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड जो होते हैं, जब बारिश होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिड में चेंज हो जाते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो उसमें कन्वर्ट हो के जब गिरते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं ये। तो ये हो गया, ये भी इस एयर पोल्यूशन से रिलेटेड हो गया। यूट्रोफिकेशन जो है ये एयर पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है यूट्रोफिकेशन में? जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इसका अमाउंट जो होता है, इसका परसेंटेज जो होता है, ये बढ़ जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है वाटर में। और ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन हुआ। तो ये कौन सा है? वाटर पॉल्यूशन है, यूट्रोफिकेशन। इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस जो होती है ये एक लंग्स की डिज़ीज़ होती है। लंग्स की डिज़ीज़ होती है। इसमें क्या होता है? सांस लेने में, ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत छोटी छोटी सांस, कम सांस आती है। और ये होता क्यों है? आपने सुना होगा एस्बेस्टस एक होता है हमारा केमिस्ट्री में, एस्बेस्टस सुना होगा। तो ये जो होता है ये हमारे लंग्स में जब जाता है, धीरे धीरे जाता है, जैसे लेबर वगैरह होते हैं ना, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो एस्बेस्टस जो हमारे लंग्स में अंदर एंटर करता है तो ये फ़ौरन नहीं तकलीफ़ होती है, धीरे धीरे काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। बाद में जब पता लगाते हैं तो देखते हैं कि इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो इस जो डिज़ीज़ को क्या कहते हैं? एस्बेस्टोसिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या है। तो देखिए भारत में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी थी? 53 थी 2011 के सेंसस की अगर हम बात करें तो। ठीक है, 10 लाख नगर, तो ये कितने हैं? 53। उसके बाद 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम लिंगानुपात, देखिए सेक्स रेशियो और ये पॉपुलेशन, इन सब से आता है क्वेश्चन सेंसस से, या फिर लिटरेसी रेट, इन सब से आता है, चाइल्ड बर्थ रेट, ये सब आता है। तो अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो सबसे कम जो था वो हरियाणा था। ठीक है, सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ का था? हरियाणा का था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। देखिए रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेट में दाल का पूछा गया था, दाल का था कानपुर, उसका था कानपुर, और यहाँ पे पूछा गया है गन्ना का। ठीक है, तो गन्ने की अगर हम बात करते हैं तो गन्ने कहाँ पर होगा? तो अगर कॉमन सेंस से हम देखें तो गन्ने का सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? प्रोडक्शन जो है गन्ने का सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें लखनऊ दिख रहा है। लखनऊ में इसका क्या है? रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? देखिए उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ये कौन होता है अभी बताते हैं। देखिए लोकसभा और राज्यसभा ये दो हाउस होते हैं, सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा ये दो हाउस होते हैं। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वही हमारा क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसे ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वही हमारा क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। और लोकसभा में स्पीकर होते हैं, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और राज्यसभा में चेयरमैन होता है और वाइस चेयरमैन होता है। चेयरमैन जो होता है वो क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये इसके रिमूवल की बात की गई है, तो इसके रिमूवल जो होता है वो कहाँ से इनिशिएट हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को पावर मिली हुई है। राज्यसभा के पास पावर है कि वो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल जो है इनिशिएट कर सकता है, और इसको ये आर्टिकल 63B के अकॉर्डिंग इसको ये पावर मिली है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। आर्टिकल 63B के अकॉर्डिंग इसको ये पावर राज्यसभा को मिली है, ये राज्यसभा की स्पेशल पावर में आता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि इसको रिमूवल के जो स्टेप्स हैं ये स्टार्ट करने से पहले इसको 14 डेज़ का जो है 14 डेज़ पहले इसे नोटिस देना होगा वाइस प्रेसिडेंट को कि भाई आपके लिए रिमूवल की बात की जा रही है। ठीक है, 14 डेज़ पहले नोटिस देना होगा, फिर कार्रवाई शुरू की जाती है। तो इसे कुछ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
राज्य परिषद की, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। देखिए राज्यसभा लोकसभा के कई नाम होते हैं, तो उसको एक बार हम अच्छे से बताएंगे। अभी एक यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर राज्यसभा को क्या कहते हैं, अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। देखिए बंदी बनाए गए व्यक्ति की बात की गई है, यानी कि डिटेंशन की बात की गई है, और फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन की बात की गई है। और आर्टिकल पूछा है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आर्टिकल 22 हो जाता है। कैसे, देखिए आर्टिकल 22 के अंदर कई सारी चीज़ें हैं। इसमें है कि किसी भी रैंडमली हम पर्सन को हम अरेस्ट करें और हम कोर्ट को इसके बारे में बताएं ना, किसी को इसके बारे में ना बताएं, ये इलीगल है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जैसे ही हम पुलिस जो है अरेस्ट करती है तो उसको जल्द से जल्द कोर्ट में बताना होता है, ताकि वो क्या करे, लॉयर एक अपॉइंट कर सके। ठीक है, और अपनी मन मर्ज़ी से किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, डिटेन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ ये होती है कि मान लिए जैसे हमने जैसे पुलिस ने गिरफ़्तार किया, किसी इंसान को गिरफ़्तार किया, पर्सन को, तो क्या होता है 24 घंटे के अंदर अंदर उसे कोर्ट में इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे कोर्ट में इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी होता है। एक तो ये हो गया। और इसमें कौन सा टाइम छोड़ने के बाद, देखिए ये जो टाइम हो, इसमें टाइम कौन सा नहीं है, इसमें कोर्ट में लाना ले जाना के जो टाइम है ये स्किप करने के अलावा 24 आवर्स की बात की गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ पर नहीं लगती है, ये रूल जो है कहाँ पे नहीं लगता है। अगर बात आती है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन यहाँ पे भी है। अगर बात आती है कि कोई हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, तो उसको वो बिना पूछे, बिना कुछ पता किए उसे वो अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, उसमें उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है पहले, तो वहाँ पर ये वो फ़ौरन अरेस्ट कर सकता है। दूसरा कब, जहाँ पर NSA पोटा की बात आती है, सुना होगा NSA पोटा, नेशनल सिक्योरिटी, और पोटा क्या है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि किसी भी पर्सन को अगर लग रहा है कि वो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, NSA पोटा का से रिलेटेड है, तो उसको 3 मंथ्स के लिए डिटेन किया जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये रूल है। तो यहाँ पर ये कुछ 2 एक्सेप्शन हैं जो लगते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो इसके फंडामेंटल राइट है, ये आराम से यहाँ पर इसको यूज़ कर सकता है। अगर आर्टिकल 22 तो हो गया। आर्टिकल 17 की अगर हम बात करें, 17 में सुना होगा अनटचेबिलिटी होता है आर्टिकल, यानी कि हिंदी में अगर हम कहें तो अस्पृश्यता कहते हैं, यानी कि SC/STs वगैरह जो होते हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उनके लिए अनटचेबिलिटी वाली जो प्रॉब्लम पहले होती थी, पहले के टाइम में, तो अगर वैसा कुछ कोई इंसान कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ हम क्या करते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, यह उसका राइट है। तो आर्टिकल 17 में ये दिया गया है कि अनटचेबिलिटी को हटाना। उसके बाद आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो इस पर मूवी भी बनी थी। तो इसमें क्या है, इसमें है कि कोई भी स्टेट किसी भी पर्सन को 5 बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो उसमें क्या क्या है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और उसका बर्थ प्लेस, कहाँ का वो जन्म हुआ है इसका। तो ये इन 5 चीज़ों के बेसिस पे किसी भी पर्सन को कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या है, लाइफ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इसमें है, और पर्सनल लिबर्टी है। इसमें कई सारे हैं कि शेल्टर होना चाहिए, प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसमें 10 टोटल हैं, इसमें 11 एक ऐड हुआ था जो UID के लिए ऐड हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है अपने में। देखिए UID की प्राइवेसी का इशू बीच में उठा था, तो ये 2019 में ये ऐड हुआ है 11 नंबर का आर्टिकल 21 में। इसमें क्या हुआ था कि राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी जो है अगर पूछा जाए किसके अंदर आता है तो वो आता है आर्टिकल 21 में। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी ये बाद में ऐड हुआ है 2019 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी ख़त्म कर दिया गया। तो देखिए राइट टू प्रॉपर्टी जो ख़त्म किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया। कहाँ से, फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल राइट से हटाकर उसे कहाँ डाल दिया गया, एक लीगल राइट के तौर पे
आर्टिकल में डाल दिया गया। 300 में अमेंडमेंट करके डाला गया, तो इसलिए 300A में डाल दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल अब राइट नहीं है, एक लीगल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो देखिए, तृणमूल लोकतंत्र, तृणमूल का मतलब होता है ग्रास रूट। ग्रास रूट मतलब कि ज़मीनी लेवल पे, ज़मीनी स्तर की अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पर आगे है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी से रिलेटेड यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? पंचायती राज सिस्टम। अब देखिए, पंचायती राज जो सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। जो ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, ये इसकी नींव ही यही था, ग्रास रूट डेमोक्रेसी। ठीक है, इसका जो आइडिया आया, पूरा जो आइडिया आया, इसका इनिशिएशन जो है यहीं से हुआ, ग्रास रूट लेवल पे। क्या होता कि जब ब्रिटिश लोग थे यहाँ पर, तो तब क्या होता था कि जो गवर्नमेंट की कोई सुनता ही नहीं था। जो जैसे गाँव में रहते हैं, जिनको नहीं पता है कि क्या पॉलिसीज़ आई हैं, टैक्स की पॉलिसीज़ चेंज हुई है, या फिर उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके बारे में उन्हें नहीं पता है, तो वो वहाँ पे जाके कोई भी अगर बात करेगा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, वो उसे भगा देते हैं। तो इस टाइप की, मतलब एक डेमोक्रेसी को, यानी कि जो हर इंसान को अपनी अपनी पावर, अपने अपने राइट्स का राइट्स पता होने चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो वो बेनिफिट ले पाएंगे, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बेनिफिट ले पाएंगे, या फिर उनके साथ कुछ गलत होगा तो वो इसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट एक्शन ले पाएंगे। तो इसको ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को पहुंचाने का जो आइडिया था, ये जो है, यही आइडिया कहाँ तक ले गया? पंचायती राज सिस्टम तक ले गया। तो ये जो हुआ, इसके बारे में बताएंगे। ये किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। देखिए, इस प्लानिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। कहाँ किया? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में जवाहरलाल नेहरू ने इसका पूरा शुभारंभ कहें या आखिर स्टार्ट किया प्रोग्राम। और कब किया? डेट भी पूछी जा सकती है, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। देखिए, माउस से लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। 2 अक्टूबर 1959 को ये इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, जवाहरलाल नेहरू ने, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए, एक ये बात आती है, और ये इस हुआ क्यों? देखिए, पावर जो ब्रिटिशर्स थे, पावर क्या थी? सेंट्रलाइज थी। ब्रिटिशर्स के टाइम भी कभी कभी सेंट्रलाइज्ड हो रही थी, कभी डिसेंट्रलाइज हो रही थी, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। देखिए, सेंट्रलाइज होना अच्छी बात है, अगर जो हेड है, मेन हेड है, वो अगर सही हो, लॉयल हो, सही हो एकदम, तो सही है। वरना डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। क्यों? डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि पावर जो होती है हर लेवल पे बटी होती है। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की कुछ पावर्स हैं, प्रेसिडेंट कुछ पावर्स हैं, कोई भी एक दूसरे के ऊपर जो होता है, कोई भी एक तानाशाही नहीं इसमें चल पाती है कि एक ने जो रूल बना दिया वही सबको फॉलो करना है। ठीक है, सेंट्रलाइज में ये होता है कि पावर एक जगह सेंट्रलाइज हो जाती है, एक के हाथ में आ जाती है। डिसेंट्रलाइजेशन में ये अच्छा होता है कि हर लेवल पे सबकी अपनी अलग अलग पावर होती है और वो उसको यूज़ कर सकता है। तो इस तरह की ये जो चीज़ होती है, तो ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये सब चीज़ें, ये सब आइडियाज़ स्टार्ट किए गए। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम आया, 2nd 2 टायर 3 टायर सिस्टम, इसके बारे में कभी बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ है पूरा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था है। भारत की जो इकॉनमी है वो कैसी इकॉनमी है? ये हम सबको पता है कि एक मिक्स्ड इकॉनमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये मिक्स्ड इकॉनमी का क्या मतलब है? देखिए, मिक्स्ड इकॉनमी का मतलब है कि यहाँ के जो इकॉनमी है उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है, दोनों सेक्टर काम करते हैं प्रॉपर वे में। तो इसलिए इस इकॉनमी को क्या कहते हैं? मिक्स्ड इकॉनमी कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? तो देखिए, ग्रामीण मतलब मोटा मोटा इनका ये मतलब है कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं उनके डेवलपमेंट की बात करती है, रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट की बात करती है। ठीक है, तो कौन सी इसमें? नाबार्ड है। नाबार्ड जो है ये एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट की बात करती है, क्रेडिट्स ये सब चीज़ें चलाती है। और अगर हम नाबार्ड की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं
तो ये भी पूछा जा सकता है। तो उसका है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसा कि इसके नाम ही से पता चल रहा है किसके लिए है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये क्या होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके लिए क्रेडिट्स निकालती है, ये सब चीज़ें करती है, लोन देना, ये सब चीज़ें करती है पूरा प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। अगर इंग्लिश में कहें तो लिबरलाइजेशन उदारीकरण, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ये तीन जो होते हैं एलपीजी, ये तीन जो होती हैं पॉलिसीज़, ये आर्थिक नीति के रूप में किस प्रधानमंत्री ने स्टार्ट की थी? तो प्रधानमंत्री ने जो एक्सेप्ट की थी वो नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, पी नरसिम्हा राव, इनके थ्रू ये एक्सेप्ट की गई थी। तो ये क्या थी, एक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी। उदारीकरण, किस तरह से इकॉनमी चलेगी, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अभी हमने बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, जहाँ पे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यानी कि पब्लिक और प्राइवेट एरियाज दोनों का एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें। देखिए दूरसंचार यानी कि टेली कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो टेली कम्युनिकेशन के लिए वेव्स कौन सी यूज़ की जाती हैं, माइक्रोवेव्स यूज़ की जाती हैं। और माइक्रोवेव्स के अदर एप्लीकेशन भी आपको पता है, माइक्रोवेव कुकिंग में भी यूज़ किया जाता है, तो कई जगह यूज़ किया जाते हैं। तो टेली कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली कौन सी वेव्स, माइक्रोवेव यूज़ की जाती हैं। अगर हम और रेजेस की बात करें तो यहाँ पे विजिबल लाइट यानी कि विबग्योर जो होती है, ये देखिए इल्यूमिनेशन के लिए, फोटोग्राफी के लिए, इसके लिए यूज़ की जाती है। इल्यूमिनेशन और फोटोग्राफी हो गया। इंफ्रारेड जो होती है, इंफ्रारेड में देखिए हीट होती है, ये थर्मल जो होती हैं वहाँ पे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और प्लस ये वहाँ यूज़ की जाती हैं जैसे जहाँ पर बहुत डार्क एरियाज़ होते हैं, डार्क होता है, तो वहाँ पर अगर हमें विज़न करना है, देखना है, तो मिलिट्री जो सर्विसेज होती हैं वो उनके काफ़ी काम आती है। और जो जानवर होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, रात को अंधेरे में जो उनको दिखता है वो इसी वजह से दिखता है, उनके अंदर ये वाली होती है। तो ये तो उसमें क्या होता है कि ये, और ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट बहुत सही से होती है। तो इंफ्रारेड के सारे यूजेस हैं। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट की अगर हम बात करें तो ये मेडिकल फील्ड में ज़्यादा यूज़ की जाती है, जैसे और स्पेशली डेंटिस्ट जो होते हैं वहाँ पे बैक्टीरियाज़ को मारने के लिए वहाँ पे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो मेडिकल फील्ड में अल्ट्रावायलेट का ज़्यादा यूज़ है। तो ये कुछ मोटा मोटा इनके एप्लीकेशन है, इससे ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार में हम कहाँ यूज़ करते हैं, सोनार में हम क्या यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर किन का यूज़ करते हैं, पराश्रव तरंगों का यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स उनका यूज़ करते हैं। ये वेव्स क्या करती हैं, ये जैसे यहाँ पर ये हमारा है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर जाएंगी ये वेव्स, इससे टकराएंगी और ये फिर एक इको की तरह इस तरह से लौट के आएंगी। तो ये हमें इससे पता चलता है कि हमारी ये चीज़ जो है कहाँ पर है। ये बेसिकली कहाँ पे यूज़ की जाती है, जो बड़े बड़े ओशन होते हैं वहाँ पर ये यूज़ की जाती है। कोई चीज़ ढूंढना है, जानना है, तो वहाँ के लिए यूज़ की जाती है सोनार। तो पराश्रव तरंगों का इसमें बेसिकली यूज़ होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। और अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर हम बात करें तो इनका जो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की होती है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की होती है। और बेसिकली हम लोग जो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो जो सुनते हैं, ह्यूमन जो होते हैं वो उनकी जो कैपेसिटी होती है वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की होती है ऑडिबल। ठीक है, इसके बाद का उन्हें नहीं सुनाई देता है, इनऑडिबल हो जाता है। अल्ट्रासोनिक की क्या होती है, 20,000 से ज़्यादा की होती है। और जो अल्ट्रासोनिक पे और कौन सा एक एनिमल है जो काम करता है, सुना होगा, डॉल्फिन जो होती हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स पे अकॉर्डिंग ही चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है। देखिए डीपीटी जो होता है, डीपीटी
डी से डिप्थीरिया हो गया, पी से पर्टूसिस हो गया, टी से टेटनस हो गया। देखिए डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टेटनस। जो पर्टूसिस होती है इसको हिंदी में कुकुर खांसी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत खांसी आती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है। खांसते खांसते फेस जो होता है एकदम ब्लैक होने लगता है, बहुत ज़्यादा खांसी आता है, दम घुटता है, तो इसको क्या कहते हैं, पर्टूसिस कहते हैं। और ये डिप्थीरिया हो गया और ये टेटनस। तो ये इसकी इन तीनों डिजीज़ेस का एक साथ एक वैक्सीन लगता है जिसे कहते हैं DPT। इसके बाद नेक्स्ट है, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस निम्नलिखित में किसके जमाव से होता है। देखिए सुना होगा जो बड़े बूढ़े होते हैं उनके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि गठिया रोग हो जाता है। उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें होता है कि यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में जोड़ों में जमा हो जाता है। अब कैसे होता है ये, क्या होता है कि अगर मान लीजिए यूरिन जो है, यूरिन कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आ रहा है, कभी या फिर बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है, इसका अमाउंट कम हो गया है। तो ये जो होता है इम्बैलेंस जो क्रिएट होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये यूरिक एसिड जो होता है ये कहाँ जमने लगता है, यूरिक एसिड जो है ये जोड़ों में जमने लगता है। सुना होगा घुटनों में बहुत दर्द होता है, जोड़ जो होते हैं हमारे उनमें बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन होता है, तो वहाँ पर ये क्रिस्टल फॉर्म में यूरिक एसिड जो होता है ये जमा होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गठिया रोग या फिर अर्थराइटिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए खारे पानी यानी कि ब्रैकिश वाटर जो होता है और जो प्योर वाटर होता है उसमें कन्वर्ट करने की, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में काम करता है। अब देखिए एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूज़न, एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है आज इसको बताते हैं। देखिए ऑस्मोसिस होता है कि इसमें एक कंटेनर है, बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि कुछ पार्टिकल्स जो होंगे वो इससे पास होंगे और कुछ इससे टकरा के यहीं रह जाएंगे, ठीक है। तो जैसे इधर सॉल्ट है या इधर प्योर वाटर है, तो इस तरह से वो कुछ पार्टिकल्स जो होंगे बड़े इस मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग वो इसको पास करेगी। परमेबिलिटी होती है पास करना, ठीक है। सेमी परमेबल मतलब कुछ अमाउंट पास होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये हो गई प्रोसेस, ऑस्मोसिस हो गई। डिफ्यूज़न जो होती है, डिफ्यूज़न में क्या होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिंपल सॉल्ट है यहाँ पर और ये पूरा वाटर है, वाटर भी इसमें इधर जा रहा है और सॉल्ट भी इधर जा रहा है, अल्टीमेटली ये आपस में मिक्स हो जाता है, ठीक है, डिफ्यूज़न हो जाता है। तो ये अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि एक इसमें एक्सटर्नल प्रेशर लगता है। जैसे मान लिए इसमें एक लेयर होती है, इसमें भी लेयर होती है, ऑस्मोसिस से लेयर होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। इधर सॉल्ट है, इधर वाटर है सिंपल। तो इधर क्या होता है, इधर से अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो ये फोर्सफुली क्या होता है, कुछ ज़्यादा पार्टिकल इधर जाते हैं, ठीक है, फोर्सफुली कुछ ज़्यादा पार्टिकल जाते हैं इधर और कुछ यहाँ पर रह जाते हैं। तो जब ये वाली प्रोसेस होती है खारे पानी को प्योर पानी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को, तो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस हम काम करते हैं। इसमें क्या होता है, बाहर से हम एक्सटर्नल एक प्रेशर देते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर देते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। देखिए निकट दृष्टि दोष जो होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, ठीक है, मायोपिया सुना होगा नाम। ये जनरली सब में होता है, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स में हम लोगों में जो होता है ये मायोपिया होता है। इसमें हम लोग दूर नहीं देख पाते। देखिए ऑपोजिट होता है, अगर निकट कहा गया है, इंग्लिश में तो सही रहता है लेकिन हिंदी में हिंदी वाले थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि देखिए निकट अगर कहा गया है मतलब दूर का नहीं दिखता है, ठीक है, दूर का नहीं दिखता है, कौन सा हो गया, मायोपिया हो गया। इसमें कौन सा लेंस काम करता है, कॉनकेव लेंस काम करता है, ठीक है, कॉनकेव लेंस। इसमें वी यूज़ हुआ है इसलिए हमने वी लिखा है। एक और होती है इसके ऑपोजिट, उसमें क्या होता है, उसमें पास का नहीं दिखता है, तो उसे क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष, यानी कि फार साइटेडनेस, ठीक है, फार साइटेडनेस कहेंगे। इसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, इसे ध्यान रखिएगा। जो फार साइटेडनेस होती है यानी कि दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगता है, और जो मायोपिया होता है यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कॉनकेव लेंस लगता है। तो एक याद रखिए, दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया यानी कि दूर का नहीं दिखता है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यही जनरली सब में लगता है। और बड़े बूढ़ों में क्या होता है, पास का उन्हें नहीं दिखता है, तो उनमें छोटा सा नीचे देखा होगा इस तरह से, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क और डाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
किससे मुक्ति होती है? अवतल लेंस, हिंदी में क्या कहते हैं? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस को। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। देखिए दादरी, चुनार, चुर्क, डाला ये सारे कारखाने जो हैं ये सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये हैं कहाँ पर? देखिए दादरी जो है ये ग्रेटर नोएडा में मिलता है, ग्रेटर नोएडा में है दादरी। और चुनार जो है ये मिर्ज़ापुर में है, ठीक है, चुनार मिर्ज़ापुर में है। और ये चुर्क डाला जो है ये सोनभद्र में है। और ये तीनों जो हैं ये कौन से कारखाने? ये सीमेंट का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में भारत वियतनाम वर्चुअल समिट जो है 2020 कब हुई? तो ये 21 दिसंबर को हुई थी 2020 को। तो देखिए कोविड-19 की वजह से वर्चुअल सारी समिट हो रही हैं, तो इसलिए पूछा जा रहा है। और स्पेशली इसलिए पूछा जा रहा है। अब इससे और क्या इम्पोर्टेंट कि इसमें कितने एग्रीमेंट साइन हुए? इसमें 1 एग्रीमेंट साइन हुआ सिर्फ। और अब इससे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इंडिया से कौन था और वियतनाम से कौन था? इंडिया से कौन? प्राइम मिनिस्टर थे मोदी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी। और वियतनाम से कौन था? वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम पूछा जा सकता है गुयेन जुआन फुक, ठीक है, गुयेन जुआन फुक, ये याद रखिएगा, उनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले स्वदेशी 9mm पिस्टल के संबंध में दिए गए विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, नहीं को हाईलाइट कर दिया कीजिए। अब देखिए 9mm पिस्टल की अगर हम बात करें तो ये एक पहला स्वदेशी यानी कि इंडिजिनस पिस्टल है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में कुछ बताया है कि इसको किस किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनाया गया है। तो इसको कंबाइंड रूप से DRDO के थ्रू बनाया गया है और भारतीय सेना के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इस पिस्टल का डिज़ाइन और विकास कार्य इन्फेंट्री स्कूल महोफ और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ARDE पुणे द्वारा अपनी विशेषताओं का उपयोग करते हुए दिया गया है। देखिए बेसिकली ये कह रहे हैं कि डिज़ाइन और इसका डेवलपमेंट जो काम है, पूरा फंक्शन है, वो इन्फेंट्री स्कूल महो और DRDO के आर्मामेंट जो रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो है पुणे में, उसके थ्रू डिज़ाइन किया गया है। ये भी बिल्कुल सही है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इस पिस्टल का नाम अस्मी रखा गया है। इस पिस्टल का नाम अस्मी रखा गया है जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान, कठिन परिश्रम, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, इस पिस्टल का नाम अस्मीर है। उसके बाद है, इसका ऊपरी रिसीवर कार्बन फाइबर से और निचला रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से बना है, ये गलत है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सही नहीं है, यानी कि हमारा यही ऑप्शन जो है ये राइट हो जाता है। अब देखिए बाकी ये सारे क्या हैं, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है। तो अब हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखिए इसके बारे में, इसका जो पूरी क्या होता है, कोई भी जब नई डिज़ाइन बनती है यानी कि कोई भी बनाया जाता है डिवाइस, तो उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है, पता होगा, एक मॉडल जो तैयार किया जाता है। तो ये इसका जो मॉडल या प्रोटोटाइप तैयार किया गया था वो 3D प्रिंटिंग प्रोसेस के बेसिस पे तैयार किया गया था, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। 3D प्रिंटिंग प्रोसेस के बेसिस पे उसे तैयार किया गया था, इसके प्रोटोटाइप को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7-8 जनवरी 2021 के बीच वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 आयोजित हुआ था, इसका थीम क्या था? देखिए आजकल थीम भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एडुकॉन जो 2020 था, इसका थीम था एजुकेशन से रिलेटेड होगा ऑब्वियसली। तो देखिए वैश्विक को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना, वैश्विक को युवाओं में बदलाव के लिए शिक्षा की संकल्पना, तो ये तो थीम एज इट इज़ याद करने पड़ते हैं, ये इसका थीम था। और ये अब यहाँ पर एजुकेशन की बात हुई है तो हम यहाँ पर बताना चाहेंगे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो देखिए यहाँ पर जो इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं रमेश पोखरियाल, ठीक है, रमेश पोखरियाल हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 Feb 2021 को केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किस संस्थान के भाग के रूप में भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की? देखिए जो वेटलैंड्स हैं, जो रामसर साइट्स हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो ये काफ़ी क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, बार बार रामसर साइट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके लिए अगर कोई प्रोग्राम बनेगा या फिर कोई कहीं पर कुछ भी सेंटर बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन के केंद्र की एक स्थापना की जा रही है, वो कहाँ की जा रही है? चेन्नई में। देखिए सब सेम है, बस इन्होंने ये जगह चेंज कर दी है। तो ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई में इस्टेब्लिशमेंट की घोषणा की गई है। और ये कौन है? केंद्रीय मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो। ये इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है बाबुल सुप्रियो के पास? तो फॉरेस्ट
क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वाला डिपार्टमेंट जो है वो बाबुल सुप्रियो के पास है, इससे भी ध्यान रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म, इसको अगर इंग्लिश में हम कहें तो नेशनल सेंटर फॉर सतत मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ठीक है, NCSCM ये इसका फुल फॉर्म है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई यहाँ पे की जा रही है, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2021 को किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया? देखिए रेलवे बोर्ड के RRB के जो CEO थे वो कौन थे अभी तक? विनोद कुमार थे, ठीक है। तो विनोद कुमार को हटाकर उनकी जगह पर कौन आया है? सुनीत शर्मा आए हैं। 1 जनवरी 2021 को ये इनकी जगह पर आए हैं, सुनीत शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19-20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? देखिए 8 नंबर का जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल था ये कहाँ हुआ है? ये असम में गुवाहाटी में हुआ है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। असम के गुवाहाटी में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इसका एक थीम भी है, उसको सुन लीजिए, थीम इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम जो है वो है ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19, ठीक है, ग्रोथ एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट पोस्ट कोविड-19 ये इसकी थीम है। और ये फर्स्ट टाइम गुवाहाटी में हुआ है। ये 9 दिसंबर 2020 में एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने भारत के किस राज्य में स्थित लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन के लोन को अपनी स्वीकृति प्रदान की? देखिए ADB के बारे में मैंने बताया था, फिलीपींस मनीला इसका हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। और ये इसका काम होता है जितने भी डेवलपमेंट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होते हैं उनमें ये लोन देता है, उनको ये लोन देता है। तो ये जो लोन इसने दिया है ये असम को दिया है। स्टेट कौन सी है? असम। यहीं पर ये वाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगना है, लोअर कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और इसके बारे में बताएं कि ये कितनी मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा? तो ये करेगा 70 मेगावाट की, ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, 70 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और प्लस ये जो पूरा मल्टीपर्पज़ ये जो प्रोजेक्ट है ये क्या है? ये इसका एक नाम है जिसका नाम है लकवा परियोजना, ठीक है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है इसे, लकवा परियोजना है। रीजनिंग स्टार्ट होती है, दिए गए विकल्प में से कौन सा है ऑड कह रहे हैं, इसमें से कौन सा है? देखिए 8:256 और प्रोपोर्शनल साइन, फिर इसकी कौन है? तो देखिए 8 की अगर हम बात करें तो 8 का क्यूब अगर हम देखें तो 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। उसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? 256 मिलेगा, ठीक है, 256 मिलेगा। और यहाँ पर हम देखें 7 का क्यूब होता है 343, बिल्कुल ये तो ऐसे ही आ रहा है। अगर हम 10 को देखें तो देखिए 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होगा। और 1000 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा हमें? 500 मिलेगा, यानी कि इसकी तरह। और कौन सा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें हमें ऑड चुनना है, DZARJTSK। तो देखिए टी क्या है? D 4 नंबर पे है, Z किस नंबर पे है? 26। अगर हम ए को देखें तो ये 1 नंबर पे है, और आर है, आर जो है आर 18 नंबर पे है। जे को देखें तो ये 10 नंबर पे है, और टी जो है 20 नंबर पे है। एस 19 नंबर पे होता है, और के क्या है? 11 नंबर पे है। ये तो हम लोग को पता होता है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक ये लग रही है कि स्टार्टिंग से हम देखें तो डी 4 नंबर पे है, और जेड जो है लास्ट से 1 नंबर पे है, लास्ट से 1 नंबर पे है। इनको अगर हम माइनस करें तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, ठीक है। वैसे इतने टिपिकल आते नहीं हैं, इतनी ज़्यादा नहीं लगानी होती रीजनिंग दिक्कत, तो इसमें ज़्यादा हाई फाई नहीं आते हैं। अब देखिए जेटी है तो ये स्टार्टिंग से 10th नंबर पे है, और टी जो है लास्ट से कितने नंबर पे है? टी लास्ट से 7 नंबर पे है। तो इनका डिफरेंस क्या है? ये 3 है, ठीक है। इसी तरह एस को अगर हम देखें तो ये 19 नंबर पे है,
और के जो है वो लास्ट से कितने नंबर पे है, 16 नंबर पे है। तो इनका डिफरेंस क्या है, ये भी 3 है। लेकिन ए और आर का नहीं, ये स्टार्टिंग से 1 नंबर पे है और आर जो है वो लास्ट से कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे है। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, -8 आएगा, जो कि रॉन्ग है। तो इसमें कौन अलग है, ए आर अलग है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अगस्त 11 को पैदा हुआ था, अरविंद मुझसे 11 दिन छोटा है। देखिए एक एक लाइन को देखते जाइए। एक कोई पर्सन है, वो 11 अगस्त को पैदा हुआ है, 11 अगस्त को पैदा हुआ है और अरविंद जो है उससे 11 दिन छोटा है। यानी कि अरविंद जो है वो 11 दिन बाद पैदा हुआ होगा, यानी कि 11 + 11 कितना हो गया, 22। ठीक है, वो 22 को हुआ, 22 अगस्त को हुआ। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ता है। तो इस साल क्या है, स्वतंत्रता दिवस, यानी कि स्वतंत्रता दिवस कब होता है, 15 अगस्त को होता है। और ये कब पड़ रहा है, मंडे को पड़ रहा है। तो अरविंद का जन्म किस दिन पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि 15 अगस्त से अरविंद की जो ये डेट ऑफ बर्थ है, डेट, ये कितना टाइम है। तो देखिए इसमें 7 अगर हम ऐड करें तो हमें 22 मिल रहा है। यानी कि अगर ये मंडे को पड़ रहा है 15 अगस्त, तो 22 भी कब पड़ेगा, मंडे को पड़ेगा। यही पूछा है इन्होंने। जन्म किस दिन पड़ेगा अरविंद का जन्म, तो ये भी मंडे को ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा वीक जा रहा है, डिफरेंस 7 जा रहा है, तो मंडे को ही पड़ेगा। 6 और 7 के बीच में किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, अगर हमें टाइम बताना होता है, मिनट्स निकालना होता है, तो इसके लिए होता है 2/11 इधर और ब्रैकेट में T1, यानी कि जो इन दोनों में से जो फर्स्ट टाइम दिया है वो। देखिए इसमें भी काफ़ी टाइप होते हैं, यहाँ पर जो इसमें यूज़ हो रहा है हम वो बता रहे हैं अभी सिर्फ, T × 30 और ±θ। अब ये T1 तो पता चल गया कि ये क्या है, पहला फर्स्ट टाइम है जो यहाँ पे गिवन है। और थीटा क्या है, ये डिफरेंस है एंगल का, सॉरी एंगल है जो कि मिनट और आवर हैंड में के बीच एंगल बना रही है, वो है थीटा, यहाँ पर वो एंगल है। तो देखिए अब ये कह रहे हैं 6-7 के बीच किस टाइम पे घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से होगा, 6 भी यही और यहाँ पर होगी, एक साथ होंगी। तो दोनों जब एक साथ होंगी तो उनके बीच का कोई एंगल नहीं होगा, मिनट और आवर के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, 0 डिग्री होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2/11 और T1 कितना है हमारा, 6 है, 6 × 30 और प्लस माइनस ये तो 0 है, तो इसको रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ये कितना हो गया, 180 हो गया, और 180 × 2 कितना हो गया, 360/11। ठीक है, 360/11। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 11 × 3 = 33। उसके बाद 3 इधर आएगा कैरी, तो ये जाएगा 2 टाइम्स। उसके बाद कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 8/11, 8 रिमाइंडर बचेगा। तो ये हो जाएगा 6, यानी 6 बजे के बाद ही होगा ना, 6 बजे के बाद ही ये जो दोनों सुइयाँ होंगी आपस में कोइंसाइड करेंगी। तो कितना टाइम हो रहा होगा, 6:32 होल 8/11 मिनट्स। ये हमारा फर्स्ट राइट ऑप्शन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ये कोड दिए गए हैं रेस्टेड और ये STT, तो हमें इसमें रिलेशन देखना है। देखिए R में +1 करेंगे तो हमें S मिलेगा, फिर E में हम -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा, फिर S में हम +1 करेंगे तो हमें T मिलेगा। इसी तरह देखिए सीक्वेंस चला है, +1 -1 +1 -1, इसमें भी चल रहा है +1 Q -1 N मिलेगा। तो अब हम इसी तरह इसमें करेंगे, तो +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, C, -1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Z। ठीक है, उसके बाद फिर +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, O। अब देखिए CZO, ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गए हमारे दोनों, ये दोनों में से कोई हो सकता है, CZO। तो लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर चेंज दिया है, तो हम लास्ट वाला सीधा देख लेते हैं। तो कौन सा आएगा यहाँ पर सीक्वेंस, +- +- यहाँ पे माइनस करना है, D में से -1 गया, कितना बचा, C, यानी कि ऑप्शन राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 22 फ़रवरी 2021 को जो यूपी बजट आया था उसमें समग्र शिक्षा अभियान कितने रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। तो देखिए समग्र शिक्षा अभियान के लिए कितने रेट की बात हुई है, इसमें 18,172 करोड़ रुपए की बात की गई है लगाने की।
ठीक है, 18,172 करोड़ रुपए। तो यूपी बजट से हर बार एक क्वेश्चन, हर सेट में क्वेश्चन है, और तो एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़िए और लोगों को चैनल से जुड़िए, क्योंकि हम इस पर जो कुछ भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। अभी हमारे चैनल पे काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं, अभी हमारा चैनल न्यू है, लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट मिलेगा तो इसको हम लोग बहुत आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। उसमें हम लोग काफ़ी टीचर्स मिलके इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरह अच्छी अच्छी सीरीज़ जो है हम लोग लाते रहेंगे। तो इसमें आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करवाइए और कमेंट्स कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।